नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने कसौली राहत शिविर के पास एक बस में आग लगा दी। ग्रामीणों के भेष में नक्सली यहां पहुंचे थे और उसके बाद इस घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर नक्सलियों की सर्चिंग तेज कर दी गई है। राहत शिविर के पास बस में आग लगाने के बाद लोगों में, इस इलाके के लोगों में काफी दहशत है। तो दंतेवाड़ा से खबर आई है जहां पर नक्सलियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने कसौली राहत शिविर के पास इस बस में आग लगाई है। बताया जा रहा है कि जो नक्सली है वो ग्रामीण की वेश में यहां पहुंचे थे। उसके बाद इन्होंने बस में आग लगाई। इस आगजनी में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हालांकि पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और नक्सलियों की तलाश तेज कर दी गई है। और इस आगजनी के बाद आसपास के इलाकों में काफी दहशत है। और बात बिजनौर की, जहां की युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और जहां दबंगों ने घर में घुसकर युवक को जमकर पीटा है। युवक पर युवती से छेड़खानी का आरोप था। युवक ने दबंगों की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूरा मामला शेरकोट थाना इलाके के भगोता इलाके का है। देखिए दबंगों का कहर बिजनौर में देखने को मिला, जहां की युवक को घर में घुसकर दबंगों ने खूब पीटा और इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। दबंग ये आरोप लगा रहे कि उस युवक ने, जो मार खा रहा युवक है, उसने लड़की को छेड़ा था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई है। हालांकि पीड़ित युवक ने भी इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरा मामला शेरकोट थाना इलाके के भगोता इलाके की है। और सीएम नीतीश कुमार आज मुंगेर दौरे पर है। मुंगेर पहुंचे सीएम ने सबसे पहले हवेली खड़गपुर में करोड़ों की लागत से बनी पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही सीएम ने यहां 12 करोड़ 15 लाख की लागत से बने टेटिम्बियार प्रखंड कार्यालय और बरियारपुर आरओबी को भी जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और जल संसाधन मंत्री ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। कुछ ही देर यहां सीएम रुके और उसके बाद उन्होंने एक जनसभा को यहां पे सीएम अब संबोधित भी करने वाले थोड़ी देर में। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को नए सत्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा। एचआरडी मंत्रालय 2019-2020 के सत्र से आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चंद रोज पहले संसद से सामान्य वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण का बिल पास हुआ है, उसे नए एकेडमिक सेशन यानी 2019-20 से लागू कर दिया जाएगा। इसका ऐलान एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। इस वर्ष से 2019 के सत्र से ही 10% आरक्षण लागू होगा। 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर गरीबों के लिए जो किया गया है, और ये करते समय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा, वो बरकरार रहेंगे। एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जल्द से जल्द नई व्यवस्था लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2019-20 सत्र से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू हो जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के कोटे के लिए 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीटें बढ़ाए जाने से पहले से रिजर्वेशन वालों को नुकसान नहीं होगा। कॉलेज और 900 यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी कोटा लागू कराए जाने की कोशिश की जाएगी। नई व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में विस्तार से इसकी जानकारी दें। प्रोस्पेक्टस में ये डाला जाएगा कि 10% आरक्षण, ये जो अनारक्षित वर्ग है, जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, ऐसे वर्गों के छात्रों के लिए 10% आरक्षण रहेगा।
10 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिग्नेचर के बाद 124वां संविधान संशोधन विधेयक कानून बना है और अब शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए 10% का कोटा तय हो गया है। नई व्यवस्था लागू होने से सामान्य वर्ग के वैसे स्टूडेंट को लाभ तो मिलेगा जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने की टाइमिंग पर सियासी घमासान जरूर मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के राबड़ी देवी पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट के जरिए एक फोटो स्केच शेयर किया है। इसमें राबड़ी देवी को दुर्गा के अवतार में दिखाया गया, जबकि उनका वाहन शेर खुद तेज प्रताप बने हैं और महिषासुर के अवतार में रामविलास पासवान को दर्शाया गया है। ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में लोजपा प्रमुख ने नाम लिए बगैर राबड़ी देवी पर हमला करते हुए कहा था कि बिहार में अंगूठा छाप नेता भी मुख्यमंत्री बन चुका है। इसी के बाद तेज प्रताप ने तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही प्रतिक्रिया भी दी और अपनी मां के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर रामविलास को एनडीए का दुर्योधन तक करार दे दिया। यही नहीं, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट में लिखा है, नारी जन्म देती है, ममता देती है और माफ भी कर देती है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि नारी का अपमान करने वाले बड़े बड़े रावण और दुर्योधन भी नहीं बचे, तो इन मौका परस्त नेताओं की क्या औकात है। और इस तरीके से अब शब्द मेरे माता के खिलाफ उन्होंने जो बोलने का काम किया है, इसके लिए हम उनका घेराव भी करने का काम करेंगे। और इस तरीके का अब शब्द एक महिला के लिए नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, वो तो है ही, दुर्योधन है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। वो इस तरीके घिनौना हरकत ना करें। वो सीनियर नेता हैं, हम उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस तरीके का काम नहीं करें। वो क्या घुस रहे हैं मेरे घर में, हम उनके घर में घुसने गए हैं या उनके बारे में हम कुछ बोले हैं अब शब्द भी। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने तेज प्रताप के ट्वीट पर कहा कि यह गलत है, किसी से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। गलत, एकदम गलत। कोनो के कुछ बना देगा, कुछ बना देगा। कार्टूनिस्ट लोग हुए हैं, ये सब गलत है। मत भिन्नता है, विभिन्न धारा में लोग चल रहे हैं, कब फिर साथ होंगे। इसलिए ऐसा नहीं कुछ कहना या बोलना चाहिए या दिखाना चाहिए जिससे लोग को बीच में व्यक्तिगत मनमुटाव हो। ये गलत है। उधर सवर्ण आरक्षण पर आरजेडी ने पलटी मारी। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी से गलती हुई है। बिना समझे पार्टी ने स्टैंड ले लिया जो गलत है। आगे पार्टी इस पर विचार भी करेगी। लोग ना सब विचारण हो रहा है। सब पुराना भी जो घोषणा पत्र था उसमें बाबू लालू प्रसाद 10%, 15% बोलते रहे हैं, तो उस सब पर विचारण हो रहा है। उन लोगों ने जाना नहीं, देखा नहीं, आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। सब पार्टी वाला बोल उल करके सपोर्ट कर दिया, ये लोग वोट डाल दिया। तो कागज उगज नहीं देखा लोग। तो तेजस्वी यादव ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। कहाँ तेजस्वी यादव ही आना है, वो कहाँ बोले है। मनोज झा ने राज्यसभा में जो भाषण दिया, उस भाषण को आप बोलते हैं भाषण के अब हम ही ठीक करें। मनोज झा के वोट में सपोर्ट कर दिया लोग, बोल भूक करके, इन्हें से बोल भूक का वॉकआउट करना चाहिए, तो वोट डाल दिया। तो गलती होगी पार्टी से। हाँ, तब चूक नहीं होती है। इधर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा से ताल ठोक चुके हैं सीट से वो, और अनंत सिंह के ताल ठोकते मुंगेर की जनता पटना स्थित उनके आवास पर जुटने लगी है। क्या कहना मुंगेर की जनता का, आइए सुनते हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास पर, और देखा जा सकता है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से कुछ लोग यहां पहुंचे हुए हैं। वो इसलिए कि इस बार विधायक अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा से लोकसभा चुनाव लड़ने का ठाना है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आपको, आप चुनाव जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? अच्छा काम करते हैं जनता में, सब जनता से मिलते हैं। ललन सिंह 5 साल में तो कभी 10 किए हैं, उनको तो 6 भी देखना जनता के पाप है। कोई काम किए हैं कि नहीं? काम करता तो ना बढ़िया, काम करने में लगे नाम नहीं रहता है, काम कर भी नहीं किए हैं। सबसे पहले ललन बाबू से जो आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, पिछले बार मोकामा के जनता जाते थे 14 वाला चुनाव में, तो सीधे बोलते थे उनका बॉडीगार्ड उनके आवास के पास कि साहब अभी नहीं है। आज मोकामा हम गए थे एक बार ललन बाबू से मिलने के लिए, संसद में कुछ काम था, सिरसी मेरा गांव हुआ, तो ललन बाबू मिलवे नहीं किए। मुंगेर से आए हैं और इनका क्या कहना था आपने सुना।
अब आने वाले समय में पता चलेगा कि विधायक जो अनंत सिंह है मुंगेर लोकसभा से जब चुनाव लड़ते हैं तो वैसे में जनता किसे चुनती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। पटना सिटी के प्राचीन श्री विशालनाथ स्वामी जैन मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय अंजन शलाका महोत्सव के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने जैन श्रद्धालुओं को अंजन शलाका महोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स खोले जाने को लेकर राज्य सरकार संकल्पित है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर भी जो कठिनाइयां गिनाई हैं, राज्य सरकार उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। स्वास्थ्य मंत्री अंजन शलाका महोत्सव के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। देखिए, जो भी पत्र आया है मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार, राज्य सरकार की मंशा है कि हम दरभंगा में नया एम्स बनाएं और जो भी समस्याएं या कठिनाइयां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बताई गई हैं, हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। यानी रास्ता साफ हो, जो भी कठिनाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया है, हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। और अब बात उदयपुर की, जहां नेशनल हाईवे पर अचानक लंबा जाम लग गया। हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो जहां था वहीं घंटों खड़ा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ हाईवे पर और क्यों मचा हड़कंप, इस रिपोर्ट में जानते हैं। उदयपुर में सड़क पर सनसनी, हाईवे पर आग से बचा हड़कंप, चलती ट्रक में लगी भीषण आग, सड़क पर धू-धू कर जला ट्रक, बर्निंग ट्रक से हाईवे हुआ जाम। उदयपुर के खेरवाड़ा में जब इस चलती ट्रक ने आग पकड़ी तो नेशनल हाईवे 8 पर लंबा जाम लग गया। बर्निंग ट्रक को देखकर जो जहां था वहीं रुक गया। वाहन चालकों ने ट्रक से वाजिब दूरी बनाए रखी, नहीं तो ट्रक की आग कहर बरपा देती, दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेती। सड़क पर धू-धू कर ट्रक चलता रहा। ट्रक में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम 3 घंटे देरी से मौके पर पहुंची और जब तक ट्रक की आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगी, पहले चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते ट्रक से आग की लपटें निकलने लगी। जिस वक्त ट्रक में आग लगी उस वक्त ट्रक उदयपुर से पुणे जा रहा था। जब तक ट्रक आग की लपटों में घिरा रहा तब तक हाईवे पर जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और घंटों के बाद जाम से लोगों को निजात मिली। उदयपुर से कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान। और डीजीपी नियुक्ति याचिका पर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की याचिका को खारिज कर दिया है। डीजीपी नियुक्ति के लिए राज्यों के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसमें स्टेट इंटरनल कमेटी बनाकर डीजीपी नियुक्ति की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नियम के मुताबिक नियुक्ति की सूची जारी करने का अधिकार यूपीएससी के पास है। इधर पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, हम आपको हमारे सहयोगी सुशील पांडे बता रहे हैं। डीजीपी की नियुक्ति के मामले में पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रकाश सिंह के उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रकाश सिंह के फैसले के मुताबिक अगर कोई भी राज्य डीजीपी की नियुक्ति करना चाहता है तो उन तमाम राज्य सरकारों को अपने राज्यों के सीनियर अधिकारियों की लिस्ट यूपीएससी को भेजनी पड़ेगी। हालांकि इन तमाम राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा था कि स्टेट इंटरनल कमेटी को यह अधिकार दिया जाए कि राज्य सरकार ये तय करे। हालांकि नियम के मुताबिक यह अधिकार यूपीएससी देती है। अब ऐसे में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि फिलहाल यूपीएससी के आधार पर ही तमाम राज्य सरकारें अपने राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति करेंगी। कैमरामैन गौरव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इधर एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और खबर संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान को बतौर पत्र जारी कर आदेश निर्गत किया और सभी अधिकारियों को 31 मार्च तक सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 2-2 शौचालय निर्माण कराने और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि 2017 से 19 के यूडैस के आंकड़ों के मुताबिक मात्र 89% प्राइमरी स्कूलों में बालक शौचालय उपलब्ध है।
जबकि 91% प्राइमरी स्कूलों में ही बालिका शौचालय की व्यवस्था है। वैसे तो पूर्व से ही प्राय अधिकतर विद्यालयों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की गई है और वो बिल्कुल सही ढंग से चल भी रहा है। बावजूद इसके अगर कहीं कुछ कमी रह गई है या कहीं पर और निर्माण की आवश्यकता है तो इसको सर्वे करा करके इसको देख लेने का है और हर जगह पर निर्धारित समय सीमा के अंदर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करने को सुनिश्चित किया। और बिहार राज्य महिला आयोग अब डिजिटल होने जा रहा है, जिससे अब फरियादियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि अब सीधे आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वहीं लोक लाज के डर से कई महिलाएं शिकायत दर्ज करने आयोग नहीं आ पाती हैं, लेकिन अब वो भी महिला आयोग की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगी। आपको बता दें कि महिला आयोग में रोजाना लगभग 70 से 80 मामले आते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे समस्या महिलाएं के साथ थी। आने जाने का खर्च भी उन लोग का नहीं जुटता था। बहुत हमसे फ़ोन से भी बात करती थी, तो हम कहते थे कि आप लोग आइए, चिंता मत कीजिए, यहाँ जितना हमसे हो सकेगा हम आप लोग को सहयोग करेंगे, आप आ जाइए खाली। बहुत सारी महिलाएं हैं कि सबके सामने खुल के बोल भी नहीं सकती है, तो हम यही सोचे कि ऑनलाइन हो जाएगा तो महिला लोग को बहुत सहूलियत होगा, बहुत आराम होगा। अपना मोबाइल के माध्यम से हमसे बात कर लेगी, उन लोग की समस्या हम सुन लेंगे। हम यही चाहते हैं कि महिला के जो भी समस्या हो उसको निपटारा हम जल्द से जल्द कर। इधर दरभंगा में डर के साए में NH57 के निर्माण का काम शुरू किया गया फिर से। दरअसल 22 दिसंबर को एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कुशेश शाही की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम बंद कर दिया था। आपको बता दें कि कंपनी को 250 करोड़ की लागत से NH57 की सड़क मरम्मती का काम मिला है। हालांकि एसएसपी ने कहा कि सड़क निर्माण कंपनी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कहीं न कहीं डर है। मजदूर वर्ग जो था वो नहीं आया, फिर नया मजदूर हमको लाना पड़ा। कुछ स्टाफ भी अभी तक नहीं आए हैं, डर से जो फिर हो सकता है। तो यही है सर, अभी तक काम चल रहा है, लेकिन डर है जी। किस तरह का भय सता है? जो इस ढंग की घटना फिर हो सकती है, कहीं रंगदारी से जुड़ा हो। मजदूर वर्ग या स्टाफ तो नहीं समझ रहा है ये घटना क्यों हुआ, तो वो लोग थोड़ा सा दहशत में है। देखिए, वो उनकी जो व्यक्तिगत आशंका है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उस पर प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और अगली खबर छपरा से है, जहां डेरनी थाना के सुतियार गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों ने एक महिला के घर में आग लगा दी। आग से महिला का घर जलकर राख हो गया। घटना के पीछे आपसी विवाद को वजह बताया जा रहा है। ममता देवी का गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, इसे लेकर उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। इधर पीड़िता ने डेरनी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। और इधर बेगूसराय में हत्या के बाद बवाल मच गया है। आज लोगों ने हाथ में कानून ले लिया और आरोपी के घर जमकर तोड़फोड़ की गई है। घटना बकरी थाना के चौक हमीद गांव की है। नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल से भाग खड़ी हुई। लोगों का उपद्रव जारी है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को गांव में चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी थी। हत्या के कई घंटे बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल चौक हमीद गांव कुरुक्षेत्र बना हुआ है। हमारा चाचा था, वो शराब बना रहा था। शराब बनाने के क्रम में हमको बदबू आता था, हम उसको विरोध कर रहे थे। विरोध करने पर हमने बोला कि पुलिस को खबर कर देंगे। इतना ही में मेरे चाचा ने मेरे बेटा सचिन कुमार को चाकू से वार कर हत्या कर दिया। पूरा अथी करके बड़ा बाबू कहा 302 हो ही न गया, मर्डर तो हो ही न गया। चाहे दारू दीजिए, अंडा दीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा अंडे दीजिए। दारू को नहीं, साफ हमको मना कर दिया कि दारू नहीं दीजिए। वो आवेदन को रद्द कर दिया, फाड़ दिया। पड़ोसी देश नेपाल ने 100 रुपए से अधिक के भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा दी, जिससे भारतीय पर्यटक, सेनानी और मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय मरीजों को हो रही है। कितने मरीज पैसे नहीं होने की वजह से वहां फंसे हुए हैं। वहीं मरीजों का आरोप है कि बिचौलियों के द्वारा पैसे की बदली की जाती है, जिसमें 40% नेपाली राशि का टैक्स भी वसूला जाता है। वहीं फर्जी तरीके से बिचौलिए भारतीय नोटों को नेपाली में बदलने का धंधा भी बड़े पैमाने पर चला रहे हैं।
और वो कहता है इसे नहीं, इसको भजता है तो अपना भजा कर लाओ। पहले से पता नहीं था नेपाल में 100 से ज्यादा के नोट को बंद कर दिया गया है? नहीं, मुझे आज ही पता चला है कि यहाँ इस ढंग से कामकाज होता है। ये पता नहीं था कि नेपाल सरकार जो है भारत के 100 से बड़े नोटों को बंद कर दी है? नहीं सर, जानकारी तो नहीं दी। यदि यह जानकारी रहती तो बिल्कुल हम लोग वहीं से अपना व्यवस्था करके आते। इधर देवघर में सीएम रघुवर दास ने करोड़ों रुपए के दर्जनों विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने वैद्यनाथ वाटिका का भी उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने नैयाडी में एयरपोर्ट के विस्थापितों के लिए बन रही टाउनशिप का दौरा किया। साथ ही विस्थापितों के स्वरोजगार के लिए विकसित की गई फूलों की खेती की योजना भी शुरू की। इसके अलावा उन्होंने चिल्ड्रन पार्क, तालाब, दुकान, सुविधा केंद्र और पीसीसी ड्रेनेज सिस्टम का भी जायजा लिया। इस मौके पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास समेत कई लोग मौजूद थे। सीएम मधुपुर उत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। लोअर दगा से खबर आ रही है, जहां आईडी विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के सनई जलपई का यह मामला है। एसपी प्रियदर्शी आलोक ने मामले की जांच की बात कही है। विस्फोट होने के मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो लोअर दगा में आईडी विस्फोट में 2 लोग जो जख्मी हुए हैं, इनको बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। और सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के सनई जलपई का यह मामला है। एसपी ने पूरे मामले में जांच की बात कही, जबकि विस्फोट होने के मामले की पुलिस से जांच भी कर रही है। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों ने हत्या की है। ग्रामीण मंगरा हिस्सा की गोली मारकर हत्या की है नक्सलियों ने। पीएलएफआई पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है। गुदड़ी थाना क्षेत्र के लुड़ाई की घटना है। तो यह खबर इस वक्त आ रही चाईबासा से, जहां पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। वीएचपी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया का निधन हो गया। वो 91 साल के थे। उन्होंने सुबह 9:38 पर दिल्ली के आवास पर आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर शाम को किया जाएगा। विष्णु हरि राम मंदिर आंदोलन के अगुआ नेताओं में से एक थे और बाबरी विध्वंस मामले में सह-अभियुक्त बनाए गए थे। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तर्ज पर फ्लावर शो का आयोजन किया गया। इसमें 9वें वाइब्रेंट समिट से पहले सीएम विजय रूपानी ने फ्लावर शो का लोकार्पण किया। इस फ्लावर शो में 750 अलग अलग प्रकार के फूल हैं और साथ ही वाइब्रेंट समिट को ध्यान में रखते हुए गुजरात ग्लोब, बुलेट ट्रेन, महात्मा गांधी का चरखा और चश्मा जैसे 50 लाइव स्कल्पचर फूलों से बनाए गए हैं। इस शो को खूबसूरत बनाने के लिए तकरीबन 7 लाख पौधे लगाए गए हैं और साथ ही 12 फीट की फूलों की 10 वर्टिकल वॉल भी तैयार की गई है।